हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में इनकम टैक्स का यूनिट 2 से रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे हम लोग कि किसी भी इंडिविजुअल्स या फर्म्स या कंपनीज़ या भी किसी भी एचयूएफ का कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस को पता करते हैं, कैसे इसके रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। तो इस वीडियो में आज के हमारा यही टॉपिक रहेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जो कि इनके वीडियोस बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। किसी भी इंडिविजुअल्स पर्सनस का कैसे हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। Residential status of an individual for income tax purposes depends on the physical stay of the individual in India। किसी भी इंडिविजुअल्स का अगर रेजिडेंशियल स्टेटस उनका हम पता करेंगे तो उनके इनकम के लिए, जो कि उनके डिपेंड्स करता है कि वो फिज़िकली इंडिया में कितने दिन से रह रहा है, कितने दिन से रहा है। बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, ये उसके पीरियड्स ऑफ स्टे का जो पीरियड्स है उस पर वो डिपेंड्स करेगा, वो उस पर बेस्ड होता है। इंडिया में जो भी वो फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन रहा है उस पर वो डिपेंड करेगा। एन इंडिविजुअल मे बी क्लासिफाइड एज, अब हम लोग एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। पहला है रेजिडेंशियल, या तो रेजिडेंशियल होगा या तो फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे पता करेंगे, उसके कुछ बेसिक्स कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं, बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ध्यान से देखना, जो कि क्वेश्चंस इनके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। पहला देखेंगे हम लोग, इंडिया में वो 182 डेज रहा है या नहीं रहा है फाइनेंशियल ईयर में। मीन्स अगर फाइनेंशियल ईयर में अगर 182 डेज वो रहा है तो क्या होगा, वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर वो नहीं रहा है फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज तो उसके लिए दूसरा कंडीशंस हम लोग देखेंगे, जो कि इन इंडिया 60 डेज इन फाइनेंशियल ईयर एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। या तो फाइनेंशियल ईयर्स में वो कम से कम 60 दिन रहा हो या तो फिर 365 दिन रहा हो पिछले 4 सालों में टोटल। अगर ये भी कंडीशंस फुलफिल हो जाता है तो फिर वो यस होगा, वो रेजिडेंशियल कहलाएगा, वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर नो, अगर 60 दिन नहीं रहा है फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, या तो फिर वो 365 दिन नहीं रहा है पिछले 4 सालों में, अगर नहीं मिल रहा है ये भी कंडीशंस, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। जब ये रेजिडेंट कहलाएगा, दोनों में यस यस हो जाएगा, तो फर्दर कंडीशंस उनका ये है कि एनआर जो नॉन रेजिडेंट है इन इंडिया में इन 9 ईयर्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, अगर वो इंडिया में 9 साल से है पिछले 10 सालों से, तो वो क्या कहलाएगा, RNOR मीन्स रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर 9 साल नहीं रहा 10 सालों में तो क्या कहलाएगा, वो दूसरा हो जाएगा, इन इंडिया 729 डेज इन प्रीसीडिंग 7 ईयर्स। अगर ये नहीं मिल रहा है, 9 साल से अगर नहीं मिल रहा है, पिछले 10 सालों से नहीं रह रहा है, तो दूसरा उसका कंडीशंस देखेंगे हम लोग कि इंडिया में वो 729 दिन रह रहा है या नहीं पिछले 7 सालों में। अगर रह रहा है तो वो फिर RNOR हो जाएगा, जिसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाता है। अगर नहीं है तो वो फिर ROR कहलाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। सपोज़ करें कि एक यस नाम का कोई पर्सन है,
यस मेरे नाम से ही आता है, इसलिए मैंने यस लिया है, नहीं कि ऐसा नहीं है कि मेरे गर्लफ्रेंड या किसी का भी नाम यस से आता है तो मैंने यस लिया हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ही नाम यस से आता है, सो मैंने एस लिया है। किसी भी एस नाम का पर्सन्स अगर इंडिया में रह रहा है, पिछले फाइनेंशियल उसका ईयर में हम चेक करेंगे कि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहा है या नहीं रहा। अगर रहा है तो वो यस रेजिडेंट है। अगर वो नहीं रहा है तो उसका दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कि इंडिया में वो 60 दिन रहा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में, या 365 दिन रहा है पिछले 4 सालों में। अगर मिल जा रहा है तो फिर वो रेजिडेंट है, अगर नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है। बस सिंपल से फंडा है। अगर रेजिडेंट है तो उसमें फर्दर एक कंडीशन आता है कि इंडिया में वो 9 साल रह रहा है या नहीं पिछले 10 सालों से, ठीक है। अगर यस ये मिल रहा है तो फिर वो RNOR यानी कि रेजिडेंट बट और नन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होता है तो उसका दूसरा कंडीशंस फिर देखेंगे कि इंडिया में 729 डेज रह रहा है या नहीं पिछले 7 ईयर्स में। अगर यस तो RNOR कहलाएगा, अगर नहीं तो ROR मीन्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से दूसरे चार्ट बना के मैं उस पर भी आपको समझा दूंगा। An individual is a resident in India if he she stays in India। एक इंडिविजुअल्स वह एक रेजिडेंट है इंडिया में अगर वह इंडिया में रह रहा है एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अगर इंडिविजुअल्स वो पर्सन्स 182 डेज रह रहा हो पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में। अगर वो नहीं मिल रहा है तो दूसरा चेक करेंगे एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। कम से कम वो 60 दिन रहा हो फाइनेंशियल ईयर में, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स। या तो फिर वो 365 डेज रहा हो ड्यूरिंग द 4 ईयर्स में, वो 365 डेज रहा हो। ये अगर मिल जाते हैं तो वो एक क्या है, रेजिडेंट होगा इंडिया में। An individual is an NOR in India if एक इंडिविजुअल NOR होगा अगर इंडिया में he is an non-resident in India in 9 of 10 financial years preceding the relevant year। अगर एक इंडिविजुअल्स इंडिया में NOR तभी कहलाएगा जब वो नॉन रेजिडेंट जो है इंडिया में 9 साल से रह रहा हो पिछले फाइनेंशियल 10 सालों से, तभी वो एक नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ही स्टेज इन द 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इज इन द एग्रीगेट 729 डेज। अगर ये पहला वाला कंडीशंस नहीं मिल रहा है तो दूसरे वाले हम लोग कंडीशंस देखेंगे कि पिछले 7 सालों में वो पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स में कम से कम वो 729 डेज रहा हो, तभी वो एक NOR कहलाएगा इंडिया में। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। अब एक HUF का हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। ये HUF इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। एक HUF जो है रेजिडेंट तभी कहलाएगा जब इंडिया में व्हेन ड्यूरिंग दैट ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन इंडिया। जब एक HUF तभी वो रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया में जब उसकी पूरी मैनेजमेंट और पूरी कंट्रोल सिचुएटेड हो, इंडिया से ही उसकी पूरी कंट्रोल मैनेजमेंट हो, तभी वो एक HUF क्या कहलाएगा, रेजिडेंशियल कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट विल बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो एक इंडिया में नॉन रेजिडेंट कहलाएगा अगर नो पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड इन इंडिया। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि HUF तभी एक नॉन रेजिडेंट कहलाएगा जब
उसकी कोई भी कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया में ना हो, कोई भी अफेयर्स नहीं हो इंडिया में, तब वो एक नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अगर इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, मैनेजमेंट इंडिया से ही हो रही पूरी तरीके से, तो वो फिर एक क्या है, रेजिडेंटल है, रेजिडेंस है। तो आई होप कि आपको HUF भी समझ में आया होगा। ये रेजिडेंट HUF इज सेड टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली resident in India if the कर्ता of the HUF satisfies the both conditions। एक रेजिडेंट HUF कहा जाता है कि रेजिडेंट तभी वो होगा एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट तभी होगा इंडिया में अगर उसका जो कर्ता है मेंबर से HUF का सेटिस्फाइड अगर करता है दोनों कंडीशंस को। पहला कंडीशन है ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया, कर्ता जो है वो एक रेजिडेंट होनी चाहिए इंडिया में ही फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स। एक कर्ता जो है रेजिडेंट तभी होगा इंडिया में एटलीस्ट वो 2 साल रहा हो पिछले 10 सालों से इंडिया में। नंबर 2 है he has been in India for 730 days or more during 7 previous years। और दूसरा कंडीशन यह है कि अगर वह इंडिया में 730 डेज या उससे ज़्यादा दिन रहा हो पिछले प्रीवियस 7 ईयर्स से, जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स, पिछले 7 सालों में वो कम से कम 730 दिन रहा हो। ये 2 कंडीशंस जो है फुलफिल होना चाहिए, तभी कर्ता रेजिडेंशियल कहलाएगा इंडिया में। इफ़ द कर्ता ऑफ HUF डज नॉट सेटिस्फाई एनी बोथ ऑफ द अबव कंडीशंस, अगर कर्ता HUF का वो सेटिस्फाई नहीं होता है दोनों अबव कंडीशन से, देन HUF शैल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। तब HUF क्या होगा, रेजिडेंट तो होगा बट वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा इंडिया में। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म्स AOP BOI ETC सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 4, इनके तहत इन फॉर्म्स AOP BOI के जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हम लोग पता करेंगे कैसे होता है। पहला है ए फॉर्म और AOP BOI ETC इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। जो फॉर्म्स हैं AOP BOI ETC ये सारी जो फॉर्म्स हैं वो रेजिडेंशियल तभी कहलाएगा इंडिया में व्हेन ड्यूरिंग दैट ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। ये सारे फॉर्म्स तभी वो रेजिडेंशियल कहलाएगा, रेजिडेंट होगा इंडिया में जब उसकी पूरी कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में हो और इंडिया से किया जाए, तभी ये रेजिडेंट होगा इंडिया में। नंबर 2 है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग देख सकते हैं इट विल बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ये इंडिया में नॉन रेजिडेंट होगा इफ़ नो पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड इन इंडिया। ये नॉन रेजिडेंट होगा इंडिया में तभी जब इनके कोई भी कंट्रोल्स ना ही कोई मैनेजमेंट इंडिया में होगा, पूरी तरीके से कुछ भी नहीं होगा इंडिया में, ना कोई कंट्रोल मैनेजमेंट किसी भी तरीके का डिसीजन मेकिंग कुछ भी नहीं होगा, तब एक नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। अब एक कंपनीज का कैसे हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के अंडर देखेंगे। इंडियन कंपनी इज़ ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। जो भी जितने भी इंडिया के कंपनी होते हैं, इंडियन कंपनी होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, रेजिडेंट इंडिया में ही होते हैं, इंडिया में रेजिडेंट होते हैं। नंबर 2 है कि फॉरेन कंपनी इज़ रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन इंडिया। फॉरेन के कंपनी भी रेजिडेंट होते हैं इंडिया में अगर उसमें कंडीशन से कि अगर उसकी पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा हो,
अगर कोई भी फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इंडिया में ही हो रहा हो तो वो एक रेजिडेंट होगा इंडिया में। इफ़ ऑल द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द फॉरेन कंपनी इज़ हेल्ड इन इंडिया, अगर बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो होते हैं फॉरेन कंपनी के वो पूरी तरीके से इंडिया में ही हो, देन इट विल बी रेजिडेंट अदरवाइज नॉन रेजिडेंट, तब ये रेजिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। नॉन रेजिडेंट तभी होगा जब उसका कोई भी कंट्रोल मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ मीटिंग्स कुछ भी इंडिया में नहीं होगा तो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इंडिविजुअल्स, ये जो टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किया है इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच। आगे का वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें।